स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने प्लेटफॉर्म पीआरटी एस्पिरेंट पे। तो आज अपने सामाजिक अध्ययन की एक नई क्लास सामाजिक अध्ययन का इतिहास का सेक्शन हम लोगों ने पहले पूरा कर लिया था। अब भूगोल के सेक्शन पे हम लोग चल रहे हैं, जिसका आज पाठ नई शुरुआत होना है, जिसका क्या नाम है, पाठ 12 नाम है उसका एशिया महाद्वीप में। हम लोग ने महाद्वीप कवर किया था इसके पहले, उसमें हमने आपको बताया था कि अपना जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में। तो अब बात होगी अपने देश की, अपने भारत देश की। तो एशिया महाद्वीप में भारत, ये पाठ का नाम है कि एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है, भारत के बारे में कि कैसे भारत की कितने अक्षांशी से कितने अक्षांशी तक भारत की स्थिति है, कितने देशांतर तक भारत की स्थिति है। ये सब चीजें हम लोगों को देखनी है। और 4-5 और विशेषताएं हैं, जैसे भारत की धरातल पर क्या स्थिति है, ये पढ़ते हुए इजी है, बहुत इजी टॉपिक है। इसको धीमे धीमे हम लोग इसको भी अगर एक क्लास में खत्म करना चाहें तो एक में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम लोग धीमे धीमे 2-3 क्लासेस में खत्म करेंगे, जिससे आपको चीजें क्लियर हों। ये नहीं एकदम पूरा पढ़ा दिया जाए तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। चलिए, तो पहली हेडिंग डाल लीजिए, भारत। भारत इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबको पता है क्या कहते हैं, इंडिया। तो पहली हेडिंग लिखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप में दक्षिण की तरफ स्थित है। दक्षिण की तरफ मतलब नीचे। हमें पता है भारत की स्थिति ऐसी है, इसके नीचे एशिया में कोई भी देश, श्रीलंका और है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो नीचे इसके ऊपर चीन ही है। ये सब कहाँ आते हैं, चीन और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब एशिया महाद्वीप में आते हैं, जो कि भारत के ऊपर ही तरफ है। तो ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ तो दक्षिण। तो एशिया जो महाद्वीप है उसके नीचे है भारत। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। दक्षिण मतलब नीचे। हम लोगों ने दिशाएं पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी दिशाएं, कि जब ऊपर की बात होगी तो उत्तर, नीचे की बात दक्षिण, दाहिने हाथ में पूरब और यहाँ पर पश्चिम। ये पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम। तो एशिया महाद्वीप के नीचे है तो मतलब दक्षिण। तो भारत एशिया महाद्वीप में कहाँ है, दक्षिण की तरफ स्थित है। भारत की अब उत्तर से दक्षिण की तरफ कितना लंबा है, उत्तर मतलब लद्दाख वाला एरिया। सबसे ऊपर कौन है, लद्दाख भारत के। जम्मू कश्मीर पहले था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया। तो अब सबसे ऊपर कौन है, लद्दाख, जिसमें एक पॉइंट है इंदिरा कौल, वो सबसे उत्तरी भाग है। तो सबसे उत्तर से दक्षिण तक भारत कितना किलोमीटर लंबा है, 3214 किलोमीटर लंबा है। ऐसे ऐसे लंबा मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ। और चौड़ा कितना है, पूरब से पश्चिम की तरफ 2933 किलोमीटर। तो ये हम लोग को लिख के इस फिगर नुमा हम लोग बना भी सकते हैं, क्या कि भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ खड़ा खड़ा। भारत का नक्शा याद रखिए, ऊपर से नीचे तक कितना लंबा है, 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर चौड़ा है। इसको आप बना दीजिए। अब भारत का क्षेत्रफल, कितनी जगह है भारत के पास, ये सीधे आपके बहुविकल्पी में आ सकता है, इसको आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का जो है वो क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और जो भारत का स्थली भाग है, जो भारत का क्षेत्रफल है, वो जो स्थली भाग हम लोग ने पढ़ा था, महाद्वीप स्थली भाग में आते थे। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो स्थली भाग मतलब सभी महाद्वीप मिला लो, उसका 2.4% है। मतलब जितनी भारत के पास जगह है उतने विश्व की जगह का 2.4% जगह भारत का क्षेत्रफल उतना है कि विश्व के 2.4% जगह भारत के पास है। जैसे आप ये मान लीजिए कि पिताजी के 100 रुपए हैं पूरे, आपने 10 रुपए आप ले लिए, तो कितने परसेंट हो गए आपके, 10% हो गए। वैसे ही अगर पूरा क्षेत्रफल विश्व का है तो उसका कितना है, 2.4% भारत के पास है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम लोग ने पॉइंट क्या पढ़ा, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में नीचे मतलब दक्षिण की तरफ स्थित है। भारत उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214 किलोमीटर लंबा, 3214 किलोमीटर तथा 2933 किलोमीटर चौड़ा है पूर्व से पश्चिम। भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का 2.4%
है और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। चलिए, अब आपको पता है कि भारत जो है वो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है, तो लिख दीजिए विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां व जनसंख्या की दृष्टि से सातवां कॉमा जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से मतलब क्या समझे, मतलब जगह के हिसाब से भारत के पास 7वें नंबर पे, मतलब छोटे रूप में समझो कि जैसे आपका घर माना जाए, तो आपके घर की अगर तुलना मैं भारत से करूं तो आपके घर से 6 लोगों के घर और बड़े हैं, तो आपका कौन से नंबर पे घर आएगा, जगह के हिसाब से 7वें नंबर पे। ऐसे ही भारत से 7 जो देश हैं उनके पास ज्यादा जगह है, तो भारत 6 जो ऐसे देश हैं जो भारत से ज्यादा जगह रखे हुए हैं, तो भारत का नंबर कौन सा आ जाएगा, 7वां। भारत के पास 7वां ऐसा, भारत सबसे बड़ा देश है, उसके पहले 6 बड़े देश हैं, भारत के बाद छोटे छोटे हैं, तो सबसे भारत का अगर जगह के हिसाब से पूछा जाएगा कौन सा स्थान है या क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्थान है, 7वां। लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा किसके पास है, पहले चाइना के पास थी, लेकिन इस समय अब इंडिया के पास है। दृष्टि से प्रथम स्थान है। अब आपसे टेट या सुपर टेट में क्रम पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा कौन सा देश है, सबसे जगह कौन से देश के पास है, रूस, सबसे बड़ा देश रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर 7वें नंबर पर भारत। 7वें नंबर पे भारत। देखो, भारत के पास से पहले 6 लोगों के पास भारत से ज्यादा जगह है, 1 2 3 4 5 6, तो भारत का कौन सा नंबर आ जाएगा, 7वां। तो वही लिखा, विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा एवं जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान। जहां प्रथम नहीं होना चाहिए वहां प्रथम है भारत का स्थान। चलो, तो सबसे पहले सबसे बड़ा पूछा जा सकता है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अब दूसरी हेडिंग डालिए, भारत के इस समय कितने राज्य हैं, भारत के वर्तमान समय में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आप सब लोग जानते हैं, वो लिख दीजिए। भारत के वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लिख लीजिए। इसको भी जल्दी से लिख लीजिए। जो भारत के पूर्व में स्थित है, देखिए ये सब चीजें आप अतिलगुत्री
और टेट सुपर टेट में वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जो हम लोग पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आप क्लियर करते हुए चलिए। अब आपसे पूछा जाएगा भारत, सीधे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा जो राज्य है भारत का वो 7 सिस्टर राज्यों में नहीं शामिल है। तो जो भारत के पूर्वी राज्य हैं, जो जिनका समूह को हम लोग कहते हैं 7 बहनों का, या इंग्लिश में कहते हैं 7 सिस्टर राज्यों के नाम से कौन जाना जाता है, लिख लीजिए। भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्य, भारत के पूर्व में स्थित, भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्य कौन कौन है, लिख लीजिए। तब तक मैं इनके डाल लूं। 7 राज्य: अरुणाचल प्रदेश, असम, लिखिए जल्दी। ये सब भारत के कहाँ है, पूर्व में स्थित। हाँ, पहला डालिए अरुणाचल प्रदेश, भारत के पूर्व में स्थित 7 राज्य। 1 2 3 4 5 6 7। इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा राज्य 7 सिस्टर जो समूह है उसमें नहीं शामिल है। तो पहला लिख दीजिए अरुणाचल प्रदेश, पहला कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा असम, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर इम्फाल, मिजोरम, त्रिपुरा, कौन कौन हो गए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। मणिपुर, इम्फाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय, और एक, हाँ, नागालैंड। आप इनमें से कैसे देगा क्वेश्चन, समझे ना। क्या ये दे देगा अरुणाचल प्रदेश, असम दे देगा, मिजोरम दे देगा, एक दे देगा छत्तीसगढ़। तो पूछ लेगा कौन सा इनमें से 7 सिस्टर में नहीं शामिल है, तो आप लोग कौन सा लगाएंगे, छत्तीसगढ़ राज्य 7 सिस्टर में नहीं शामिल है। तो इनको लिख दीजिए, को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। को इन सभी को सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। चलिए जल्दी से रोक के इस पे भी नोट कर लीजिए। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछ सकता है देश, ये हम सब लोग नोट कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, लेकिन भारत का अक्षांशीय विस्तार बता दीजिए आप लोग, और भारत का देशांतरी विस्तार। भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका हम लोग ने देखा था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश तक। कोष्टक इतना, कोष्टक में बस ये याद रखना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ऐसे लिख लो। फिर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इसमें कोष्टक में लिख दो पूर्वी से 97 25 पूर्वी तक। ये हम लोग ने जहाँ अक्षांशीय एवं देशांतरी रेखा देखी थी, ये सब लोग हम लोगों ने क्लियर किया था, लेकिन अब भारत की स्थिति के बारे में पता कर रहे हैं तो ये भी जरूरी है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपसे एक पूछा जाएगा, कर्क रेखा। एक सीधा आपके डीएलएड में पूछा जा सकता है कि कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा की विषुवत रेखा या आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। और दूसरा क्वेश्चन जो टेट लेवल का है या डीएलएड में भी पूछा जा सकता है, अगर ऊपर थोड़ा वो ले जाएंगे अपना टफनेस, इसलिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो लिख दीजिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? पहला गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, ऐसे जाती है गुजरात से होते हुए नीचे तो मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश का ये एक टुकड़ा किया गया छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। तो आप अगर वो देखेंगे भारत का नक्शा, मान लीजिए ऐसा है भारत, ऐसा है, ऐसे लमसम, तो जो कर्क रेखा है वो ये गुजरात यहाँ पर है, ये राजस्थान तो ऐसे जाती है, तो इस लाइन के जो पढ़ते हैं राज्य, जो राज्य पढ़ रहे हैं इस लाइन के इधर, उस पर उसके नाम पूछे जाते हैं कि भारत के जो कर्क रेखा है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? ये जल्दी बताइए आप सभी लोग। भारत की मानक समय रेखा, भारत की ये एक नंबर वाले सब मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा या प्रमाणिक मध्याह्न, सी का क्या नाम है? स्टैंडर्ड प्रमाणिक
रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST इसको कहते हैं। कौन सी है? जो प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। कौन सी है? 82 डिग्री 32 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतर रेखाओं से इस समय का हम लोग निर्धारण करते थे, प्रीवियस क्लासेस में ये सब लिख चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय समय जो एक है भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच रेखा में कितना अंतर है? लिख लीजिए, भारतीय मानक समय रेखा एवं ग्रीनविच माध्य समय, भारतीय मानक समय रेखा या भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच, ये ग्रीनविच क्या है? ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रीनविच माध्य समय मतलब GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, वही ग्रीनविच माध्य समय में अंतर। तो भारत का पूरब में है, तो भारत क्या है? भारत जो है वो 5.5 घंटा आगे है। प्लस का निशान क्या है? कि 5.5 घंटे आगे है। ये मैंने प्लस क्यों लिखाया? क्योंकि आपके बहुविकल्पी में ऐसे ही दिया जाएगा, एक में प्लस 5.5 घंटे लिख दिया जाएगा, एक में माइनस में 5.5 घंटे। अब आप सिर्फ क्या याद रखते हो? 5.5 घंटे, वहां जाके भूल जाते हो आगे है कि पीछे है, तो प्लस आगे है, भारत पूर्व में है इसलिए। चलिए इसको भी इरेज कर दिया जाए। एक डालो इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, एक नाम क्या है? इंदिरा कौल। इसके बारे में लिख लो, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ये लद्दाख में स्थित है, भारत के ऊपर। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो लिख दीजिए इंदिरा कौल, लद्दाख में है भारत का उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु से उत्तरी बिंदु या स्थान। अब सबसे दक्षिणी, इंदिरा कोल कैसे याद रखोगे? ऊपर से कुछ जब हम लोग गड्ढा करते हैं तो कोला जाता है, कोल तो मतलब सबसे ऊपरी बिंदु क्या? ऊपर से ही गड्ढा करते हैं, इसलिए इंदिरा कोल। नंबर दूसरा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इसके लिख लो भारत का। ये कहाँ है? ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार है सबसे नीचे। जो दो द्वीप समूह हमने बताए थे, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप, तो अंडमान निकोबार में भी नीचे वाला जो द्वीप समूह उसमें ग्रेट निकोबार उसको कहते हैं। तो ये कहाँ है? ग्रेट निकोबार, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल बता दिया, ऊपर से ही कुछ ऐसे खुरपी या उससे क्या किया था, नहीं इसको खोल दो, ये ऐसा कहते हैं। तो इंदिरा कौल वो कहाँ है? लद्दाख में, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। अब आप कहोगे सर सबसे पश्चिमी और पूरब, हाँ तो तीसरा पॉइंट लिखिए, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक, क्या है? सर
क्रीक, सर क्रीक, एक जगह का नाम है सर क्रीक। इसे कहते हैं गुहार मोती के पास। ये कहाँ है? या गुहार मोती भी इसे कह देंगे, गुहार मोती के पास। ये कहाँ होगा? आपको पता है सबसे पश्चिमी कहाँ है? सबसे पश्चिम में सबसे निकला हुआ कौन है? गुजरात। तो भारत का सबसे, ये कहाँ पर है? गुजरात। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे ऊपर लद्दाख में इंदिरा कॉल, सबसे नीचे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, गुजरात में सरक्रीक या गुहार मोती, और फिर पूरब में चौथा नंबर किबिथु, किबिथु, या इस यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किबिथु या वलांगू। 2 पॉइंट इसमें लिखे जाते हैं, किबिथु ज्यादा पूछा जाता है, किबिथु या वलांगू, किबिथु कामा वलांगू। ये कहाँ है? सबसे पूरब में। सबसे पूरब में ऊपर देखा, सबसे दूर तक कौन गया? अरुणाचल प्रदेश। उसके पूरब में कोई अपना प्रदेश नहीं है, तो ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है, अगर हल्का क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिमी राज्य? गुजरात। सबसे उत्तरी उत्तरी राज्य कौन सा है? लद्दाख। और नीचे कन्याकुमारी, तमिलनाडु कह सकते हैं। अगर वो क्या कहते हैं उसको, अरे 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम भी पूछेगा तो उसमें अंडमान निकोबार आ जाएगा सबसे नीचे। तो ऑप्शन के साथ चेक करना होता कि क्या पूछ रहा है। तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। तो ये आपने पूरा इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। क्या समझे? इंदिरा कॉल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वीवीआईपी। वीवीआईपी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा पॉइंट, किबिथु और सरक्रीक, इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। अब ये आपने भारत की अभी विशेषताएं समझते हुए चल रहे हैं। अब हेडिंग डालिए इसी में, भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रगान। भी नहीं चल रहा, चलो उसी से लिखते हैं, भारत का राष्ट्रगान। हेडिंग बनाइए, भारत का राष्ट्रगान। सीधा पूछा जाएगा भारत के राष्ट्रगान से आप क्या सोचते हैं? तो भारत का राष्ट्रगान कौन है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं, इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं। ये सब आप चीजें जानते हैं। इसे ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 आपके टेट और सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है।
इसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा, ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसको राष्ट्रीय जो गान है उसके रूप में स्वीकार किया था। संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान या राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। और नोट लगा के लिख दीजिए, ये सुपर टेट लायक है, ये जो लिखेंगे नोट, ये है आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट। नोट में लिखिए 27 दिसंबर 1911, ये पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911 को, ये तारीख इसको कर लो बंद, पहली बार को यह पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो आजादी के पहले अधिवेशन हुआ करते थे, अधिवेशन मतलब बैठकें हुआ करती थी, तो वहां पर ये सबसे पहले कब गाया गया था? तो यार रुक जाओ, 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, पहला पॉइंट। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, या इसे बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सब आप लोग जानते हैं, ने लिखा था। यह भी 1950 में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। यह 1950 में संविधान सभा द्वारा
राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। और नोट लगा के लिख दो, यह पहली बार 1896 सन 1896 में यह पहली बार ये भी कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। पहली बार मतलब कलकत्ता जगह थी जहाँ जहाँ मतलब जगह बदलती रहती थी, कभी कलकत्ता, कभी बंगाल को ही कलकत्ता कहते हैं, मद्रास, कभी ऐसा। तो कहाँ गाया गया था? ये पहली बार 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के, आपको सिर्फ एक चीज नहीं पता होगी ये वाली, और ये सब चीजें आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय लिखना कैसे है, ऐसे लिखना। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। यह 1950 में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। और क्या बना सकते हैं इससे? इस गीत से हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा बढ़ता है, या जो सेवा करने का भाव उत्पन्न होता है। कितने भी पॉइंट बना सकते हैं। तो लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मैं लिखाई दे रहा हूँ, और आप बनाना आप सीख गए होंगे। एक लाइन और बनानी है तो क्या लिख देंगे? इस गीत का मुख्य उद्देश्य जो क्या है? भारत या अपने देश के प्रति लगाव की भावना को विकसित करना है। लिख दीजिए। या यह गीत मातृभूमि के प्रति प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। ये क्या है? यह गीत अपनी धरती माँ या अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। में पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और ज़्यादा कोर्स बचा है नहीं आपका, धीमे धीमे फिनिश कर देंगे। अभी आपका लास्ट सितंबर तक एग्ज़ाम होने हैं, तो अभी तो जून लास्ट चल रहा है, जुलाई, अगस्त, और 2 से ढाई महीने अभी बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम को। तो जितना पढ़िए, ठोस पढ़िए, और रिवीजन बार बार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।